बेटे आज हम ऑर्गेनेली में सेल ऑर्गेनेली में राइबोसोम्स को स्टडी करेंगे। राइबोसोम्स क्या हैं? टाइनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स हैं। टाइनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स फाउंड इन सेल के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। लोकेशन इनकी देख लें कि ये कहां पर होते हैं, तो सिंपल लोकेशन बता दी है हमने इनकी। तो बेटे लिखेंगे राइबोसोम्स आर फ्रीली फ्लोटिंग इन साइटोप्लाज्म। फ्रीली फ्लोटिंग इन साइटोप्लाज्म, या फिर ये अटैच होंगे टू एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है ये भी एक ऑर्गेनेली है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को हम ER से भी शो करते हैं। तो दो जगह बताया हमने, या तो ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोट करेगा या फिर ये अटैच होगा ER से एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ। तो इसको डिस्कवर किसने किया था, ये थोड़ा सा देख लेते हैं हम कि इसको डिस्कवर किसने किया था। तो इसको एक साइंटिस्ट है प्लादे, साइंटिस्ट का नाम है प्लादे। इन 1955 प्लादे ने डिस्कवर्ड किया राइबोसोम को इन सेल के अंदर इसको डिस्कवर किया, और ये बताया गया कि राइबोसोम प्रेजेंट होता है एज वेल एज इन यूकैरियोटिक सेल में भी और एज वेल एज इन प्रोकैरियोटिक सेल में भी होता है। इसकी कंपोजिशन देख लें आप कि इसकी कंपोजिशन क्या बनती है। राइबोसोम इज कंपोज्ड ऑफ या मेड ऑफ भी लिख सकते हैं almost equal amount of proteins and ribosomal RNA इन दो चीजों से मिलकर बना होता है। किन दो चीजों से मिलकर बना होता है? प्रोटीन और राइबोसोमल RNA से बना होता है। It consists of 2 subunits। एक और पॉइंट बताते हैं इसका यहां पर ही। It consists of 2 subunits in eukaryotic cell। ये मखसूस कर दिया हमने एक सेल को, उसके 2 सब यूनिट्स बता रहे हैं। तो 2 सब यूनिट्स कौन कौन से हैं? एक यूनिट है, इसको कहते हैं लार्जर यूनिट। दूसरा है स्मॉलर यूनिट। दोनों का साइज देख लें। लार्जर यूनिट का साइज है 60s और स्मॉलर यूनिट का साइज है 40s। S स्टैंड फॉर स्वेडबर्ग यूनिट।
S stand for Swedberg unit, S stand for Swedberg unit। और पूरा साइज जो है इसका, तो इसका साइज जो है देखते हैं कितना होगा, साइज ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम का साइज कितना है ये हम लिखते हैं इसके अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर 80S होता है। यूकैरियोटिक सेल के राइबोसोम का साइज 80S होता है। और अब हम बताते हैं चूंकि राइबोसोम इज नो membrane bounded organelle, नो membrane bounded organelle, ये बेटे membrane bounded organelle नहीं होती। सो इसीलिए हम कहते हैं या therefore भी लिख सकते हैं found in prokaryotic and eukaryotic सेल, दोनों सेल के अंदर ये पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी पाए जाते हैं। तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल का है और ये राइबोसोम जो है वो यूकैरियोटिक सेल का है। तो हम लिखते हैं इसमें फर्क बताने के लिए, राइबोसोम ऑफ यूकैरियोटिक सेल is slightly larger than the ribosome of prokaryotic cell, प्रोकैरियोटिक सेल के साइज से स्लाइटली लार्जर होता है, बड़ा होता है। जिस तरह हमने लास्ट में देखा कि यूकैरियोटिक सेल के साइज का जो राइबोसोम का साइज है वो 80S है, और इसी तरह प्रोकैरियोटिक सेल के राइबोसोम का जो साइज है वो 70S होता है। 10 स्वेडबर्ग यूनिट का इनमें डिफरेंस होता है, यानी कि जो प्रोकैरियोटिक सेल का राइबोसोम है वो 70S होता है, यानी 10S जो है वो स्मॉलर है देन द यूकैरियोटिक सेल के राइबोसोम से छोटा होता है। अब हमने देखना ये है कि इसका फंक्शन क्या है, इसका काम क्या है। तो राइबोसोम का यहाँ पे फंक्शन नोट करते हैं हम। इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस, इसका फंक्शन है बेटे, प्रोटीन तैयार करना है, कल मैंने न्यूक्लियस पढ़ाया था, शायद आपको याद होगा। तो उसमें मैंने बताया था कि डीएनए मैसेज कन्वर्ट करता है, कोड करता है मैसेंजर आरएनए को। मैसेंजर आरएनए मैसेज लेके जाता है राइबोसोम के पास, राइबोसोम उस मैसेज को रीड करता है और मुताल्लिका प्रोटीन जो है वो तैयार कर लेता है, तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये मैसेंजर आरएनए से राइबोसोम क्या करता है, मैसेज कैरी करता है। क्या करता है यहां मैं लिख देता हूं ताकि आपको याद रह जाए, मैसेज कैरी करता है, राइबोसोम उसको रीड करता है, रीड करने के बाद ये इसको ट्रांसलेट करता है। क्या करता है, ट्रांसलेट करता है। तो उस ट्रांसलेशन से राइबोसोम क्या बना लेता है बेटे, हम कहते हैं कि इसने बनानी है बेटे प्रोटीन्स बनानी है। क्या बनानी है, प्रोटीन्स बनानी है। तो ये फंक्शन हो गया किसका, राइबोसोम का फंक्शन हो गया। ये बता दिया कि ये फंक्शन भी किस तरह परफॉर्म करता है। तो प्रोटीन जो है, प्रोटीन इज एक्सट्रीमली
extremely important for cell, extremely important for cell, सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, therefore इसी वजह से ये जो है लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन सेल के अंदर इनकी ज्यादा तादाद जो है वो मौजूद होती है, जब ये वर्किंग नहीं कर रहा होता तो ये डिवाइड हो जाता है इनटू टू स्मॉलर यूनिट्स में ये क्या हो जाता है बेटे, डिवाइड हो जाता है। तो जरा देख लें, व्हेन इट इज नॉट वर्किंग, जब ये वर्किंग नहीं कर रहा होता, देन it disassembled into two smaller units। जब ये दो स्मॉलर यूनिट्स में डिसअसेंबल्ड हो जाए तो तब ये वर्किंग कंडीशन में नहीं होता, इट मींस तब ये प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर सकता। इसका मतलब ये हुआ तब ये प्रोटीन सिंथेसिस नहीं परफॉर्म कर सकता, तो ये ऑर्गेनेली थी हमारे पास, कौन सी, राइबोसोम की। दूसरी ऑर्गेनेली हमारे पास है आज की जनाब, इसका नाम है बेटे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है, पहले हम इसकी डिस्कवरी देख लेते हैं कि ये होता क्या है और ये किस शक्ल का होता है। माइटोकॉन्ड्रिया आर ग्रैन्यूल्स आर वेसिकल आर tubule-like structure found in cytoplasm। सिंपल में साइटोप्लाज्म हमने कह दिया कि इसके अंदर ये प्रेजेंट होता है, और इसकी तादाद, चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है, इसकी जो तादाद है यहां लिख देते हैं, इसकी तादाद के बारे में नंबर इसके जो है हंड्रेड्स, इवन थाउजेंड्स तक सेल के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। और इसकी डिस्कवरी के बारे में वैसे तो बहुत लार्ज इसकी डिस्कवरी के बारे में डाटा गिवन है, लेकिन थोड़ा सा हम सिर्फ आइडिया आपकी 9th क्लास के मुताबिक इसके अंदर जो दे देते हैं। ये साइंटिस्ट का नाम है रिचर्ड ऑल्डमैन। रिचर्ड ऑल्डमैन ने इन 1890 के अंदर इसने जो है डिस्कवर किया इस ऑर्गेनेली को, और डिस्कवर एंड नेम, और इसको नेम दिया, नेम्ड एज बायोब्लास्ट। तब इसने 1890 के अंदर इसने इसको बायोब्लास्ट का नाम दिया। लेटर, फ्यू इयर्स लेटर, इन 1898 के अंदर, 1898 के अंदर एक और साइंटिस्ट है, इसका नाम है कार्ल बेंडा। साइंटिस्ट का नाम है कार्ल बेंडा। कार्ल बेंडा ने जो है
इसको नाम दिया नेम्ड एज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया इसने, इसको माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया को डिराइव किया फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स which is derived from two Greek words, दो ग्रीक वर्ड से इसको डिराइव किया गया। अब ये दो ग्रीक वर्ड्स कौन कौन से हैं यहां पर लिखते हैं। एक हमारे पास वर्ड है माइटोस, दूसरा है हमारे पास कॉन्ड्रिया। माइटोस और दूसरा वर्ड कौन सा है, कॉन्ड्रिया। पहला वर्ड कौन सा है, माइटोस। माइटोस का मतलब है थ्रेड, माइटोस का मतलब है बेटे थ्रेड, और कॉन्ड्रिया का मतलब है ग्रैन्यूल। कॉन्ड्रिया का मतलब है ग्रैन्यूल। ये हमने माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब बता दिया कि माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है। अब इसका जरा स्ट्रक्चर देख ले बेटे कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। इट कंसिस्ट ऑफ, इट इज अ, पहले लिख लें ताकि याद रह जाए। इट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी दो मेम्ब्रेन्स हैं, तो एक मेम्ब्रेन हो गई आउटर मेम्ब्रेन। बेटे आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है, जबकि इनर मेम्ब्रेन में इनफोल्डिंग्स, ये बेटे क्या बनाती है, इनफोल्डिंग्स बनाती है। इन इनफोल्डिंग्स को या आप लिख सकते हैं इनफोल्डिंग्स को फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कार्ड। इनको बेटा क्या नाम देते हैं, इनको बेटा हम कहते हैं क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टी। क्रिस्टी का काम क्या होता है, विच इंक्रीज सरफेस एरिया बढ़ा देता है। किसके लिए, फॉर रिएक्शंस के लिए, फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए सरफेस एरिया जो है वो क्या कर देता है बेटा, ये इंक्रीज कर देता है। कौन कर देता है, क्रिस्टी कर देता है। फिर होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। यहां लिख देते हैं इसको, थोड़ा थोड़ा करके इसको हम कंप्लीट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ये समझ लें कि एक फ्लूइड है, मैट्रिक्स which enclosed by inner membrane के जरिए से इनक्लोज है। तो इसको क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं। इसी मैट्रिक्स के अंदर बेटा होते हैं, इनको कहते हैं F1 कॉर्टिकल्स। इनको कहते हैं, ये जिस तरह एक मेघ का सर होता है छोटा सा, उसको कहते हैं नॉब लाइक स्ट्रक्चर
present on Christie in matrix या in mitochondrial मैट्रिक्स। यहां पर जो है ये प्रेजेंट होता है, इनको क्या कहते हैं, F1 पार्टिकल्स used in ATP synthesis, ATP को बनाने में ये काम आता है, अब इसका ओवरऑल फंक्शन यहां पे हम लिखते हैं बेटे कि इसका काम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का इसको कहते हैं मेन एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर, या इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। जिस तरह एक शहर को ग्रिड स्टेशन बिजली प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, तो उसको हम पावर हाउस कहते हैं उस सिटी का। इस तरह एक सेल को माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करता है, इस वजह से जो है इसको हम सेल का पावर हाउस कहते हैं। ये आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है, ये मैंने बताई देखिए आउटर मेम्ब्रेन है, स्मूथ है। अब इसके अंदर ये इनर मेम्ब्रेन ये कहीं कहीं पे इनफोल्डिंग्स बना रही हैं। हर एक इनफोल्डिंग को, जैसे कि ये एक इनफोल्डिंग है, इस इनफोल्डिंग को हमने नाम दे दिया क्रिस्टी का नाम दिया। यहां पे क्या होगा, मैट्रिक्स को मैंने ऊपर नाम लिखा है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स के अंदर क्रिस्टी के ऊपर ये दानेदार साख्तें आपको नजर आ रही हैं कहीं पर, तो इनको हम कहते हैं F1 पार्टिकल। चूंकि ये मेन एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर है सेल का, इसलिए इनकी ज्यादा तादाद सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। तो जरा गौर कर लें, हर माइटोकॉन्ड्रिया यहां लिख देते हैं, ईच माइटोकॉन्ड्रिया हैज ओन, अपना रखता है, क्या रखता है, अपना एक तो डीएनए रखता है, अपना राइबोसोम रखता है, डीएनए रखता है और राइबोसोम रखता है। ये अपने ही बेटा एंजाइम भी रखेगा, इसके अंदर अपने एंजाइम्स भी होते हैं जो कि कहां पे होंगे, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होंगे। अब राइबोसोम यहां पर जो आ गया, ये राइबोसोम किन के राइबोसोम जैसा होगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की ऑर्गेनेली तो सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल के अंदर होती है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद नहीं होती। मगर राइबोसोम जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट है, ये प्रोकैरियोटिक सेल के राइबोसोम से रिजेंबलेंस रखता है, यानी बैक्टीरियल सेल के राइबोसोम से रिजेंबलेंस रखता है। तो बेटा दो ऑर्गेनेली स्टडी की हैं, राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।